नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उन्होंने सचमुच आज के औद्योगिक भारत की शक्ल तय की। जमशेद जी नुसरवानजी टाटा। अक्सर उन्हें कहते हैं भारतीय उद्योग का जनक, पर ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, इसके पीछे एक आप कहें तो जबरदस्त कहानी है। बिल्कुल, एक पूरी यात्रा है। और जो जानकारी हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ दस्तावेजों और लेखों पर आधारित है, जिनका शीर्षक है जमशेद जी टाटा, भारतीय उद्योग के जनक। हाँ, तो आज कोशिश यही रहेगी कि जमशेद जी के उस विजन को समझें, उनके जो बड़े काम थे उनको जानें और देखिए कि भारत के औद्योगिक सफर पर उनका असर कितना गहरा और टिकाऊ रहा है। सही बात है। और ये सोचना ही कितना दिलचस्प है, जैसा आपने शुरू में कहा हाँ, कि भारत की पूरी इंडस्ट्रियल तस्वीर बदलने वाले इंसान की कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे से शहर नवसारी से। है ना, कमाल की बात। चलिए इसी सफर को जरा और करीब से देखते हैं। हाँ बिल्कुल। कहानी शुरू होती है 3 मार्च 1839 को नवसारी, गुजरात। एक पारसी परिवार में जमशेद जी का जन्म हुआ। पारसी समुदाय वैसे भी उस वक्त बिजनेस और उद्यम में काफी एक्टिव था। हाँ, शायद वहां से भी कुछ प्रेरणा मिली हो। फिर वो बॉम्बे आए, माने हुए एल्फिंस्टन कॉलेज से पढ़ाई की। हाँ, और उस जमाने के हिसाब से देखें 19वीं सदी का मध्य था वो। सही। एल्फिंस्टन जैसे बड़े कॉलेज में फॉर्मल एजुकेशन पाना ये अपने आप में बड़ी बात थी। और कहते हैं कि किताबी ज्ञान तो था ही, पर बिजनेस की समझ, वो जो एक सूझबूझ होती है, वो कम उम्र में ही दिखने लगी थी। बिल्कुल। और इतनी कम उम्र में बिजनेस में इतनी गहरी दिलचस्पी लेना, उसे समझना, ये दिखाता है कि उनमें वो सीखने की और फिर उसे असल जिंदगी में उतारने की एक ललक थी शुरू से ही। मतलब ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये उनके भविष्य के बड़े सपनों की एक तरह से नींव तैयार हो रही थी। उस दौर में ज्यादातर लोग तो बस फैमिली बिजनेस में लग जाते थे। इनकी सोच अलग थी। सही बात है। पढ़ाई के बाद उन्होंने कुछ वक्त अपने पिता की ट्रेडिंग फर्म में काम किया भी, जैसा उस वक्त रिवाज था शायद। हाँ, वो एक तरह का अनुभव लेने जैसा था। हाँ, बिजनेस की असल दुनिया को समझने का पहला मौका मिला होगा। लेकिन वो शायद सिर्फ पारिवारिक व्यवसाय चलाने के लिए नहीं बने थे, अंदर कुछ और ही चल रहा था। कुछ अपना करने की, कुछ बड़ा करने की चाहत। बिल्कुल। इसीलिए जल्द ही उन्होंने अपना रास्ता बनाने का फैसला कर लिया। और फिर आया उनका पहला बड़ा और कह सकते हैं क्रांतिकारी कदम, एम्प्रेस मिल्स। हाँ, 1874 में नागपुर में अपनी कॉटन मिल एम्प्रेस मिल्स शुरू की। अब कोई सोचेगा कि भाई कपड़ा मिल तो और भी थी, इसमें क्या खास था? खास थी उसके पीछे की सोच। हाँ, जमशेद जी ने इसे सिर्फ एक और मिल की तरह नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी, अच्छे मैनेजमेंट और यहाँ तक कि अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाओं के साथ बनाया। ये बड़ी बात थी उस वक्त। ये सब उस जमाने में कौन सोचता था? सही। तो एम्प्रेस मिल सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, वो जमशेद जी की सोच का एक जीता जागता मॉडल था। और जगह भी देखिए, नागपुर चुनी। हाँ, उसकी भी वजह थी। बिल्कुल, कपास के इलाके के पास, रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ, पानी और कोयला भी मिल सकता था। ये उनकी स्ट्रेटेजिक सोच दिखाता है। और कर्मचारियों के कल्याण की बात करना, उस जमाने में जब मजदूरों के अधिकारों पर कोई खास ध्यान नहीं था, ये दिखाता है कि वो सिर्फ मुनाफा नहीं देख रहे थे। सही। वो एक टिकाऊ, एक जिम्मेदार बिजनेस बनाना चाहते थे। उनका एक विश्वास था कि भारत को ऐसे उद्योग चाहिए जो दुनिया में किसी से कम न हो। बिल्कुल, क्वालिटी में भी और सोच में भी। ये दुनिया में किसी से कम न हो वाली सोच, यही शायद उन्हें बाकियों से अलग करती है। और यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है। हाँ, जमशेद जी सिर्फ एक कामयाब उद्योगपति बनकर रुकना नहीं चाहते थे, वो भारत की तरक्की का एक पूरा नक्शा देख रहे थे। एक विजन था। हाँ, उन्होंने भारत के भविष्य के लिए 4 बड़े सपनों की पहचान की। ये 4 सपने? हाँ, मतलब उनकी दूरदर्शिता का सबूत है। बताइए कौन से? पहला सपना था भारत की अपनी एक बड़ी लौह और इस्पात कंपनी, स्टील, बुनियादी जरूरत। बिल्कुल। दूसरा, विज्ञान और तकनीक की पढ़ाई के लिए एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट, ज्ञान और कौशल। तीसरा, भारत की शान बढ़ाने वाला एक शानदार वर्ल्ड क्लास होटल, पहचान, भारत की क्षमता का प्रतीक। और चौथा, उद्योगों और शहरों को चलाने के लिए बिजली, मतलब एक बड़ा पन बिजली प्लांट। ऊर्जा, आधुनिक उद्योग के लिए। कमाल है। आज ये चीजें हमें जरूरी लगती हैं, है ना? बिल्कुल लगती हैं। पर सोचिए, 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश राज के टाइम में ये कितने बड़े और कितने हिम्मत वाले सपने रहे होंगे। हाँ, और कमाल की बात ये भी है कि ये चारों सपने सिर्फ अलग अलग प्रोजेक्ट्स नहीं थे। नहीं, ये आपस में जुड़े हुए थे। इनकी जरूरत को समझिए जरा। स्टील क्यों?
देश का ढांचा बनाने के लिए, रेलवे, पुल, इमारतें, सब कुछ। हाँ, बेसिक जरूर। बिल्कुल। फिर शिक्षा संस्थान, वो भी साइंस और इंजीनियरिंग का, ताकि देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने इंजीनियर, अपने वैज्ञानिक हो। आत्मनिर्भरता की तरफ कदम। हाँ। फिर होटल, ये सिर्फ अमीरों के ठहरने की जगह नहीं, ये दुनिया को दिखाना था कि भारत भी बेहतरीन मेहमान नवाजी, बेहतरीन सुविधाएं दे सकता है। देश की इज्जत का सवाल था। अच्छा। और पानी से बनने वाली बिजली, मतलब हाइड्रो पावर, ये उद्योगों को चलाने के लिए साफ और भरोसेमंद एनर्जी का सोर्स थे। इससे औद्योगिक विकास तेज होता। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की सोच थी। बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने जैसा था ये। तो ये वाकई एक मुकम्मल, एक पूरी सोच थी। हालांकि दुख की बात है कि जमशेद जी अपने जीवन में इन सभी सपनों को हकीकत बनते नहीं देख पाए। हाँ, ये तो है। लेकिन उन्होंने अपने एक बड़े सपने को अपनी आंखों के सामने साकार होते जरूर देखा। कौन सा? वो तीसरा सपना, होटल वाला। ताजमहल होटल। हाँ, साल 1903 में उन्होंने बंबई, आज की मुंबई में समुंदर के किनारे ताजमहल होटल खोला। और वो खुलते ही दुनिया भर में मशहूर हो गया। बिल्कुल, ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि एशिया के सबसे शानदार होटलों में गिना जाने लगा। उसकी बनावट, सुविधाएं, सब कुछ लाजवाब था। और ताजमहल होटल के पीछे की वो कहानी भी है ना। कहते हैं कि एक बार जमशेद जी को शहर के एक बड़े होटल में, जो सिर्फ गोरों के लिए था, घुसने नहीं दिया गया था। अच्छा, ये मैंने सुना है। हाँ, कहते इस बात से उन्हें काफी दुख हुआ और शायद तभी उन्होंने तय कर लिया कि वो एक ऐसा होटल बनाएंगे जो भारतीय शान और मेहमान नवाजी का प्रतीक होगा। वाह। जहाँ किसी के साथ भेदभाव ना हो और जो दुनिया के बेहतरीन होटलों को टक्कर दे। तो ये होटल सिर्फ एक इमारत नहीं थी। नहीं, ये एक जवाब था। हाँ, एक जवाब था, एक स्वाभिमान का प्रतीक। इसने साबित किया कि भारतीय भी वर्ल्ड क्लास चीजें बना सकते हैं और चला सकते हैं। क्या बात है। ये किस्सा तो इस होटल को और भी खास बना देता है। पर अफसोस, जैसा हमने कहा, जमशेद जी अपने बाकी बड़े सपनों को पूरा होते देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। हाँ, 1904 में उनका निधन हो गया, जर्मनी में। 19 मई 1904 को। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। असल में यहीं से उनकी विरासत का, उनकी लेगेसी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। बिल्कुल। जमशेद जी की सबसे बड़ी कामयाबी शायद यही थी कि उन्होंने अपने सपनों को आगे बढ़ाने वाले लोग तैयार कर दिए थे। उनके बेटे? हाँ, उनके बेटे सर दोराबजी टाटा और सर रतन टाटा। उन्होंने उनके विजन को न सिर्फ समझा बल्कि उसे पूरा करने में जी जान लगा दिया। ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ पिता की इच्छा पूरी नहीं की, उसे और आगे बढ़ाया। खासकर वो स्टील प्लांट वाला सपना, वो तो बहुत ही मुश्किल काम था। हाँ, स्टील प्लांट लगाना तो बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत। कई साल लगे। सही जगह की तलाश, एक्सपर्ट्स को जुटाना, पैसा जुटाना, बेशुमार चुनौतियां थीं। लेकिन आखिरकार कब? 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, की स्थापना हुई, जिसे आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। वाह। ये भारत का पहला बड़ा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट था। इंटीग्रेटेड मतलब जहां कच्चा लोहा डालने से लेकर तैयार स्टील बनाने तक का सारा काम एक ही जगह होता है। इसने भारत के औद्योगिकरण की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी। और इसी प्लांट के आसपास वो शहर बसा, जमशेदपुर। हाँ, जमशेदपुर, टाटानगर भी कहते हैं। ये भारत के पहले प्लान्ड इंडस्ट्रियल शहरों में से एक था। तो स्टील का सपना पूरा हुआ। और बाकी दो सपनों का क्या हुआ? वो शिक्षण संस्थान और पनबिजली? वो भी पूरे हुए। जमशेद जी विज्ञान की, साइंस की ताकत को बहुत अच्छे से समझते थे। उन्होंने अपनी काफी संपत्ति एक वर्ल्ड क्लास साइंस इंस्टीट्यूट बनाने के लिए दान कर दी थी। अच्छा। उनकी मौत के बाद मैसूर के महाराजा और भारत सरकार की मदद से 1909 में बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc की स्थापना हुई। ISc बेंगलोर। हाँ, आज भी ये भारत का सबसे इज्जतदार रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसने देश को अनगिनत वैज्ञानिक और इंजीनियर दिए हैं। और बिजली वाला सपना? वो भी। बॉम्बे के उद्योगों को सस्ती और भरोसेमंद बिजली देने के लिए वेस्टर्न घाट में बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाने का उनका सपना भी टाटा पावर के जरिए साकार हुआ। तो टाटा पावर भी वहीं से शुरू हुआ। हाँ, इसने ना सिर्फ उद्योगों को बढ़ाया बल्कि शहरों के मॉडर्नाइजेशन में भी बहुत मदद की। तो देखिए, उनके चारों सपने पूरे हुए। हाँ, उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसों ने पूरे किए।
ये दिखाता है कि उनका विजन कितना मजबूत था, कितना प्रेरणा देने वाला था। तो अब ये सारी बातें सुनकर सवाल ये उठता है कि इन सब का मतलब क्या है। जब हम जमशेदजी टाटा के जीवन और उनके काम को देखते हैं तो क्या लगता है? मतलब तो एकदम साफ है। उन्हें भारतीय उद्योग का जनक कहना बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज है। वो सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं थे जिन्होंने पैसा कमाया, वो एक दूरदर्शी इंसान थे। उन्होंने आने वाले भारत की जरूरतें समझी और उन्हें पूरा करने के लिए रिस्क उठाए। हाँ, स्टील, शिक्षा, बिजली, वर्ल्ड क्लास पहचान। बिल्कुल, ये सब किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए जरूरी हैं और उन्होंने इन सब की नींव रखी। उन्होंने दिखाया कि कैसे प्राइवेट इंडस्ट्री भी देश बनाने के काम में हिस्सेदार हो सकती है। और ये सिर्फ कारखानों या इमारतों की बात नहीं है ना? मतलब ये उससे कहीं ज्यादा है। कतई नहीं। उनकी असली विरासत इन इमारतों से कहीं ज्यादा गहरी है। वो है उद्यमशीलता की भावना। एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला। वो है राष्ट्र के प्रति समर्पण, अपने बिजनेस को देश की तरक्की से जोड़कर देखना। और सबसे बढ़कर वो है सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास। ये मानना कि बिजनेस का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज की भलाई में भी योगदान देना है। सही। ये मूल्य आज भी टाटा समूह की पहचान है और कहीं ना कहीं करोड़ों भारतीयों की जिंदगी को छूते हैं। उन्होंने एक तरह से ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है ना, गांधी जी वाला। हाँ, कुछ वैसा ही, कि बिजनेस समाज की धरोहर है जिसके वो सिर्फ ट्रस्टी हैं, इसे उन्होंने अपनाया। चलिए तो एक बार फटाफट देख लेते हैं आज की चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहे। हाँ। हमने देखा कि कैसे जमशेदजी टाटा नवसारी के एक लड़के से भारत के औद्योगिक भविष्य का सपना देखने वाले बने। हाँ। उनकी बॉम्बे में पढ़ाई, फिर नागपुर में एम्प्रेस मिल की स्थापना, जहां उन्होंने कर्मचारी कल्याण का भी ध्यान रखा। बिल्कुल। फिर उनके वो 4 बड़े सपने, स्टील, विज्ञान शिक्षा, वर्ल्ड क्लास होटल और हाइड्रो पावर। हाँ। हमने जाना कि कैसे उन्होंने ताजमहल होटल बनाया और कैसे उनकी मौत के बाद उनके बेटों ने टाटा स्टील, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टाटा पावर की स्थापना करके उनके बाकी सपनों को साकार किया। सही। इन सब बातों से ये साफ हो जाता है कि भारतीय उद्योग का जनक का खिताब उनके लिए क्यों एकदम सही बैठता है। उनका योगदान वाकई बहुत बड़ा था। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि उनका योगदान सिर्फ आर्थिक नहीं था, वो सामाजिक भी था, शैक्षिक भी था। IISc उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि कैसे इंडस्ट्री, समाज और ज्ञान, ये तीनों मिलकर देश को आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादे नेक हों और नज़र दूर तक देखती हो तो निजी कंपनियां भी राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। और अब जैसा हम अक्सर करते हैं, हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ। जमशेदजी टाटा के जीवन और उनके सपनों पर नजर डालें तो आज के भारत के लिए 21वीं सदी में उनकी सोच के कौन से हिस्से सबसे ज्यादा मायने रखते हैं? ये अच्छा सवाल है। क्या आज भी हमें स्टील, शिक्षा, वर्ल्ड क्लास संस्थान और ऊर्जा जैसी बुनियादी चीजों पर उतना ही जोर देने की जरूरत है, या अब जरूरतें कुछ बदल गई हैं? और आज के दौर में देश को आगे बढ़ाने में बिजनेस की इनोवेशन यानी नई सोच की और परोपकार यानी समाज सेवा की क्या भूमिका हो सकती है? हाँ, ये कुछ सवाल हैं जिन पर हम सब सोच सकते हैं, खासकर जब हम आने वाले भारत की तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल।